गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वायुमंडल के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो या फिर यूजीसी नेट के परीक्षा हो। ठीक है, ये सभी में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और सामान्य अध्ययन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस हो या आईएएस हो या अन्य स्टेट लेवल का जो पीसीएस लेवल का परीक्षा है इसमें आते हैं। एसएससी रेलवे में भी इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे ढंग से ध्यान से थोड़ा सा धैर्य बना करके देखना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन गलती हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि वो होता क्या है, इसका जो सामान्य विशेषता होती हैं क्या होती हैं, इसका जो चक्रवात बनने के लिए आवश्यक दशाएं होती हैं वो क्या होती हैं और इसमें मौसमी दशाएं कैसी होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात वास्तव में एक निम्न दाब का केंद्र होता है। हालांकि चक्रवात को हम लोग दो प्रकार के होता है चक्रवात, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है और एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगला जो क्लास होगा उसमें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बातें होगी वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में ही बातें होंगी। तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखते हैं कि होता क्या है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो वास्तव में एक निम्न दाब का केंद्र होता है जो समदाब रेखाओं से हमेशा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये लो प्रेशर का एक केंद्र होता है। इसके चारों तरफ जो इससे अपेक्षाकृत हाई प्रेशर की जो समदाब रेखाएं होती इससे घिरा होता है। ये लगभग गोलाकार या वृत्ताकार होता है। ये यहाँ पे लो प्रेशर है, इस पर धीरे धीरे जितने भी है इसका 996 इसका मिलीबार इसका समदाब रेखा है, जबकि धीरे धीरे बाहर केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ने पर धीरे धीरे दाब में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ये आयन रेखाओं के बीच में आता है। आयन रेखा मतलब कि जो मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये समद्वीप जैसे है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होती है और ये निम्न दाब का केंद्र होता है, एक वृत्ताकार केंद्र होता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं कि विशेषता क्या क्या होती है। तो इसकी विशेषता है कि ये निम्न दाब का जैसे केंद्र होता है और दाब प्रवणता इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो दाब प्रवणता जितना ज़्यादा होगा वो वायु का वेग उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ये घनाकार होगा तो उतना ही स्पीड से या तेज से हवाएं उसमें चलेगी। ठीक है, और ये चक्राकार मार्ग में चलती हैं। ठीक है, ये सर्पिलाकार इस टाइप से चलती रहती हैं। ठीक है, इसका देखते हैं जो व्यास होता है 80 से 300 किलोमीटर होता है। तो ये 80 से 300 किलोमीटर होता है। हालांकि कभी कभी इससे भी कम हो जाता है। लगभग जो न्यूनतम चक्रवात होता है उसका व्यास 50 किलोमीटर होता है, जबकि जो मैक्सिमम भी होता है कम से कम 800 किलोमीटर तक भी चक्रवात देखने को मिला है। ठीक है, तो सामान्य इसका जो व्यास होता है 80 से 300 किलोमीटर होता है, जबकि ऊंचाई इसकी 10 से 15 किलोमीटर होता है और जो गति होता है इसके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका गति मतलब कि ये पूरा जो सेट है पूरा आगे की तरफ में पश्चिम से पूर्व या पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ जो चलता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता है। जबकि कुछ जैसे चक्रवात होते हैं, हरिकेन है या टॉर्नेडो, ये भी तीव्र गति से चलते हैं। इसका लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलते हैं। ठीक है, इसका मार्ग हमेशा जो व्यापारिक हवाओं के साथ ही चलता है, हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है और ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जैसे जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध का है एंटी क्लॉकवाइज, इसी ढंग से हवाएं चल रही हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होती है कि उल्टा होता है, यहाँ से इस टाइप से होती है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई चलता है इस ढंग से चलता है, तो इसका इस ढंग से यहाँ पे क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में चलता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, और इसका जो सामान्यतः उत्पत्ति इसकी ग्रीष्म काल के अंत में ही होता है, लेकिन अन्य कई स्थानों पे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसका जीवन काल 4 से 5 दिन ही होता है। ठीक है, और ये जो स्थल भाग पे जाते जाते क्षीण होता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है सागरीय भागों में ही उत्पत्ति होती है, जहाँ पे तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होता है। ठीक है,
वहाँ पे वहीं से जल वाष्प लेती हैं, जल वाष्प या आर्द्रता होती है लेकर के, क्योंकि वो आर्द्रता ही इसके एनर्जी का कार्य करता है। चक्रवातों में जो भी एनर्जी मिलती है वो आर्द्रता या जल वाष्प के कारण ही मिलता है। तो वहाँ से जो सागरी भागों पे चक्रवात का निर्माण होता है, धीरे धीरे ये महाद्वीप की तरफ या स्थलखंड की तरफ चलने लगता है। तो वहाँ पे पहुँचने के साथ धीरे धीरे क्षीणता आ जाती है, ठीक है। और महाद्वीप के अंदर तक ये नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि जलवाष्प वहीं पे समाप्त हो चुका होता है, इसलिए जो चक्रवात होता है क्षीण होकर के समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो स्थल खंड पर ये क्षीण हो जाता है या आगे तक समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि इसको चक्रवात उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी दशाएं होना आवश्यक है, ठीक है। जो सबसे पहला दशा है वो गर्म और विशाल सागर होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे कि बताया कि ये सागरी भागों में ही उत्पन्न होता है, वो काफ़ी विशाल होना चाहिए। छोटा होगा तो वहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए काफ़ी विशाल सागर का होना आवश्यक है। उसके साथ साथ उसकी गहराई भी ज़्यादा होनी चाहिए। यदि गहराई नहीं होगा तो वो तापमान तुरंत जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर चक्रवात का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए गहराई भी 60 से 70 मीटर होना चाहिए, जबकि तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, ठीक है। जलवाष्प जैसे तापमान जितना ज़्यादा होगा जलवाष्प की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो इसके लिए जलवाष्प, क्योंकि वही एनर्जी का कार्य करता है, इसलिए जलवाष्प का होना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ वायु कर्तन अनुपस्थित होना चाहिए, ठीक है। जिस क्षेत्र में ये चक्रवात उत्पन्न होता है वहाँ पे वायु कर्तन होगा, यदि अन्य कई हवाओं का संचलन वहाँ पे होगा तो फिर चक्रवात का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो वायु कर्तन है अनुपस्थित होना चाहिए। इसके साथ वायु का अपसरण होना चाहिए। वो अपसरण मतलब कि ऊपर की तरफ आरोहण होना चाहिए, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वायु जब ऊपर जाएगा तो फिर वो चक्रवात का निर्माण करेगा। और कोरियालिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि कोरियालिस बल रहेगा तभी वो चक्राकार मार्ग में उसका उत्पन्न हो पाएगा, नहीं तो कोरियालिस बल की अनुपस्थिति होगी तो फिर वो चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि जो विषुवतरेखी क्षेत्र होते हैं, विषुवतरेखी मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोरियालिस वर्ष का होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब इसका जीवन चक्र देखते हैं। इसका जीवन चक्र हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हैं। इसका जीवन चक्र जो पहला है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व प्रौढ़ावस्था, और तीसरा है प्रौढ़ावस्था, और चौथा है विघटन की अवस्था, ठीक है। तो पूर्व अवस्था में क्या होता है कि जो तापमान होता है, जो सागर का तापमान होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। वहाँ धीरे धीरे लो प्रेशर का या निम्न दाब का केंद्र बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वहाँ से हवाएं केंद्र की तरफ आने का प्रयास करने लगती हैं, ठीक है। इसके बाद से जो पूर्व प्रौढ़ावस्था होता है या प्री मेच्योर स्टेज होता है, उसमें हवाओं के और थोड़ा सा जो समदाब रेखाएं धीरे धीरे गहरे होने लगती हैं और हवाओं का तीव्रता होता है बढ़ जाता है। जो प्रौढ़ावस्था में होता है ये पूर्ण विकसित अवस्था है चक्रवात का। इसमें जो समदाब रेखाएं काफ़ी सघन हो जाती हैं और हवाओं की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद से जब पूर्ण रूप से तीव्र बढ़ जाने के बाद से जब धीरे धीरे इसका संचलन महाद्वीपों की तरफ होता है और महाद्वीप तक जाते जाते तटीय क्षेत्र में जाते जाते धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और ऊपर जाने पर समाप्त हो जाता है बिल्कुल, और सामान्य दशा आ जाता है। तो इस प्रकार के से इसका जीवन अवस्था होता है, ठीक है। अब देखते हैं चक्रवातों का मौसमी दशाएं कैसे होती हैं। जो चक्रवाती को मौसमी दशाएं होती हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से मौसम का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग चक्रवात को एक क्षैतिज रूप में, क्षैतिज इसको संरचना देख रहे हैं जो कि बीच से क्रॉस सेक्शनल भाग से इसको काटा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि बीच में कैसे कंडीशन होता है, कौन कौन सी दशाएं होती हैं। तो चक्रवात हम लोग क्रॉस सेक्शनल भाग में काटेंगे तो ये कई रूपों में मिलता है। जैसे बीच का जो भाग होता है इसको चक्रवात की आँख का संज्ञा दिया जाता है, ठीक है, चक्रवात की आँख या आई। दूसरा होता है सर्पिल वर्षा पट्टी होता है। तीसरा होता है वलयाकार पट्टी या वलयाकार क्षेत्र होता है। तीसरा बाह्य संवहनी पट्टी होती है, ठीक है। ये दोनों तरफ सेम होता है ये, ठीक है। ये पूरी चक्राकार मार्ग में है क्योंकि इसको काटा गया है, इस वजह से आधा भाग दिख रहा है इसका। तो जैसे इधर है बाह्य संवहनी पट्टी, उधर भी बाह्य संवहनी पट्टी होगी। इधर वलयाकार क्षेत्र है तो उधर भी वलयाकार क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ इस टाइप से ये चौकोर रूप में या गोलाकार रूप में इस टाइप का मिलता है, ठीक है।
तो हम लोग एक एक भाग में देखते हैं कि क्या मौसमी दशाएं किस प्रकार की होती हैं। जैसे चक्रवात का जो आँख है, इसका व्यास लगभग 20 से 30 किलोमीटर होता है। यहाँ पे वायु का अवतलन होता है, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पे वायु का अवतलन होगा, और जहाँ भी वायु का अवतलन होगा वहाँ पे मौसम दशाएं शुष्क होगा और आसमान साफ होगा, ठीक है। वहाँ बादल का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वायु का अवतलन होता है और शांत चित्र होता है, वहाँ वायु का संचलन काफ़ी कम होता है, मौसम भी साफ होता है वहाँ पे, ठीक है। ये आँख वाले चित्र में। उसके जस्ट बगल में है आँख की दीवार, ये वाला भाग है आँख की दीवार, इसको संज्ञा देते हैं। जहाँ पे हवाओं का आरोहण होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो जहाँ भी हवाएं उठेंगी वहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या बादल का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये बीच वाले भाग है आँख का दीवार, और सर्पिलकार जो वर्षा पट्टी है यहाँ से वहाँ तक है, ये इस वाले भाग में भी वायु का आरोहण होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस भाग में वर्षा काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे मूसलाधार वर्षा होता है। और जो बादल का निर्माण होता है क्यूमुलोनिम्बस बादल होता है, ठीक है। ये जैसे बादल है यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस मतलब कि कपासी वर्षा बादल होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा गरज के साथ बिजली चमक भी होती है और काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे ओले भी पड़ते हैं इसी भाग में। तो जो सर्पिलाकार वर्षा पट्टी है या आँख की दीवार है, इसमें लगभग आँख का जो दीवार होता है इसका व्यास लगभग 50 से 150 किलोमीटर तक होता है, और वहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं का संचलन होता है। जो सर्पिलाकार पट्टी होती है यहाँ पे भी तीव्र झंझावात होता है, और इसका वेग यहाँ पे 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होता है। अगला है ये वलयाकार पट्टी, दोनों क्षेत्र में है वलयाकार पट्टी। यहाँ पे चूँकि जो यहाँ से हवाएं आरोहण हुआ वहाँ पे जाके हवाएं उतरने लगती हैं नीचे, ठीक है। जहाँ पे भी वायु का अवतलन होगा या नीचे की तरफ आएगी तो वहाँ पे शुष्क मौसम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे प्रतिचक्रवाती दशा टाइप का बन जाता है। तो यहाँ प्रतिचक्रवात नहीं है, यहाँ पे मौसम शुष्क हो जाता है, ठीक है। प्रतिचक्रवात काफ़ी बड़ा होता है, उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये वायु शुष्क हो जाता है, यहाँ पे मौसम लगभग साफ हो जाता है। वलयाकार जो पट्टी है या क्षेत्र है, वहाँ पे जो बादल होते हैं कपासी मेघ टाइप के होते हैं, वो भी छितराए हुए थे, यहाँ से वर्षा नहीं होती है। तो इस भाग में, दोनों भाग में मौसम काफ़ी साफ होता है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा भाग आता है बाह्य संवहनी पट्टी। ये बाहरी भाग में ये भी संवहनी पट्टी है, जो हवाएं उठती हैं, संवहनी हवाएं उठ रही हैं, थोड़ा ऊपर उठ रही, तो जहाँ भी हवाएं उठती हैं वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से वर्षा हवाएं उठेंगी ऊपर जाके ठंडी होंगी, फिर संघनन होकर फिर वाष्पित होगी, वो वर्षा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों जगह पर काफ़ी वर्षा होता है, ठीक है। बाह्य जो संवहनी पट्टी है वहाँ पे वायु का आरोहण होता है और गहरे बादल बनते हैं और वर्षा तीव्र होती है, ठीक है। तो ये रहा मौसमी दशाएं। अब देखते हैं कि चक्रवातों का वितरण कहाँ पे हुआ है और किस किस समय हो रहा है, ठीक है। तो पूरे विश्व में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले है उत्तरी अटलांटिक सागर। जो उत्तरी अटलांटिक सागर है वहाँ पे जो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है अगस्त से सितंबर महीने में होती है, जबकि उत्तरी कैरेबियन सागर है या जो मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं जून से लेकर के नवंबर के बीच में आता है, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पे मई से दिसंबर के बीच में चक्रवातों का आगमन होता है, जबकि जो अरब सागर वाला क्षेत्र है वहाँ से मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में चक्रवातों का उत्पत्ति होती है। जो दक्षिणी हिंद महासागर है यहाँ पे नवंबर से लेकर के मई में इस प्रकार के जो चक्रवात का उत्पत्ति होती है। जो फिलीपींस है या दक्षिणी चीन सागर है या चाइना वाला भाग है जापान के आसपास तक की, ये मई से लेकर के दिसंबर में ये वहाँ पे तो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये तो रहा कि कहाँ कहाँ पे चक्रवात पाए जाते हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर ज़्यादा लोग क्वेश्चन गलती करके आए हैं, क्योंकि अभी तक जितने लोग भी मतलब जानते हैं तो यही याद करते हैं कि कहाँ कहाँ पे चक्रवात आता है, ठीक है। ये कहाँ पे अनुपस्थित होता है इसको कोई डिस्कस नहीं करता है। तो ये जैसे देखते हैं कि कहाँ पे अनुपस्थित होती है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो विषुवत रेखा क्षेत्र होता है दोनों तरफ 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, अर्थात दोनों 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये वहाँ पे चक्रवातों का अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये दक्षिणी अटलांटिक में भी नहीं आता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है वहाँ पर भी वहाँ
चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लेना है। ये 3 क्षेत्र मुख्य रूप से हैं, जो कि ये 5 डिग्री दिया गया, लगभग 8 डिग्री तक भी नहीं आते हैं। यहाँ बताया गया कि 8 डिग्री से लेकर के कर्क रेखा मकर रेखा, लेकिन 8 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक ये चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आप देखते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो एक तो नामकरण है कि जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसको विली विली नाम दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि जो हरिकेन है वो कैरिबियन सागर में हरिकेन नाम से जानते हैं। कैरिबियन सागर या मैक्सिको की जो खाड़ी है, वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं तो उसको हरिकेन नाम से जानते हैं। जबकि फिलीपींस या जो दक्षिणी चीन सागर में जो भी चक्रवात आते हैं उसको टाइफून नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलीपींस में इसको वाग्यो भी बोलते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे विली विली नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों। जबकि अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पे इसको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। ये लगभग टॉर्नेडो जो ग्रेट प्लेन है वहाँ पे चला करती है। और जो हिंद महासागर वहाँ पे चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसमें भी चक्रवात में भी हिंद महासागर में आते हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आते हैं, उसका भी एक नामकरण किया जाता है। तो नामकरण करने के लिए एक संस्था है। हालांकि पहले 2004 से के पहले जो विश्व मौसम संगठन है वही नामकरण करता था, लेकिन 2004 के बाद से एक 8 देशों का एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जो कि RSMSC नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में है। इसी द्वारा 2004 से इस जो भी चक्रवात आते हैं उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें 8 देश जो शामिल हैं वो हैं बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ये 8 देश कर मिल करके एक संस्था का निर्माण किया गया है और इन्हीं के द्वारा उसका जो चक्रवात आते हैं उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इससे संबंधित विशेषताएं और मौसमी दशाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान में रखिए क्वेश्चन ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जाते हैं। विशेष रूप से ऑप्शनल में जो सामान्य अध्ययन है वहाँ पर तो कॉन्सेप्चुअल कम पूछा जाता है, जबकि वो जो फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेष रूप से ये नाम पूछे जाते हैं कि कहाँ पे किस स्थान पे इसका नाम क्या क्या है। ठीक है, जैसे इसको बाग को याद कर लीजिएगा कि जो टाइफून है कहाँ कहा जाता है, विली विली कहाँ पे कहा जाता है, या टाइफून वो टॉर्नेडो कहाँ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। जो कल का क्लास होगा जो उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।